पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके चैप्टर नंबर 5 हीट का एक टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मैं सच बताऊं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, बस ज़रूरत है सही तरीके से पढ़ने की। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को बहुत ईजीली समझने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी यही सेम फील करोगे। बस एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपने ये सेम फील किया तो इस वीडियो लेक्चर को ना आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करोगे। ओके, सो चलो विथआउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। लेट्स लर्न स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि हर एक ऑब्जेक्ट का ना हीट को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है ना वो अलग अलग होता है। आई नो मेरे ये बोलने पर आपको नहीं समझा होगा, चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक सेटअप रखा है जिससे हम लोग ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने वाले, ठीक है। अच्छा, ये सेटअप के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दो बीकर कंसिडर किया है। ये सबसे पहला बीकर है, इसको नाम देता हूँ ए, और ये दूसरा बीकर है, इसको मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बीकर के अंदर ना मैं दो अलग अलग सब्सटेंस रखा हूँ। ये पहले वाले बीकर ए के अंदर मैंने रखा हुआ है वाटर, ठीक है। और दूसरे वाले सब्सटेंस बीकर बी के अंदर मैंने रखा हुआ है ऑयल। क्या रखा है? ऑयल। याद रखना वाटर और ऑयल दोनों का अमाउंट सेम है, यानी कि दोनों के दोनों सेम मास के, ठीक है। क्या क्लियर रहेगा ये चीज़? ओके। नाउ मैं ना इन दोनों बीकर को ना हीट एनर्जी प्रोवाइड करने वाला हूँ, दोनों को मैं हीट एनर्जी देने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर दो बर्नर भी लगा के रखे, ठीक है, ताकि ये क्या हो, दोनों बीकर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। याद रखना ये जो बर्नर है ये इन दोनों बीकर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट इक्वल अमाउंट का। यानी कि अगर गिवन टाइम में इस बर्नर को 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी मिला है तो उसी गिवन टाइम में इस बीकर को भी 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी मिलेगा। बोलो ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, ना अगर दोनों को हीट एनर्जी मिलेगा तो हो सकता है दोनों का टेम्परेचर बढ़े, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैं दोनों बीकर के अंदर थर्मोमीटर को भी लगा के रखा हूँ। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इनिशियली मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अब मैं फटाक से काम करता हूँ, बीकर को बर्नर को ऑन कर देता हूँ। ओके, अब मैंने बर्नर को ऑन कर दिया है, ठीक है। बर्नर को मैंने क्या कर दिया है? ऑन कर दिया है। और बर्नर को ऑन करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि दोनों को ना हीट एनर्जी मिल रही है, दोनों को हीट एनर्जी मिल रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों बर्नर की इंटेंसिटी सेम है, यानी कि ये दोनों को ना इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी देंगे। यानी कि 5 मिनट में कितना? 5 मिनट में अगर इस बर्नर को 600 जूल का हीट एनर्जी मिल रहा है तो सेम उसी 5 मिनट में इस बर्नर को भी इस बीकर को भी 600 जूल का हीट एनर्जी मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है क्या? ओके। तो इतना सब होने के बाद मैं देख रहा हूँ मैंने टोटल आधा घंटा वेट किया, मैंने 30 मिनट वेट किया और मैंने देखा कि हीट एनर्जी दोनों जन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दोनों बीकर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आधे घंटे बाद मैंने चेक किया कि दोनों के दोनों ने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों ने इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, या एक ने ज़्यादा और एक ने कम, या हो सकता है कि बी ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा और ए ने कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, है ना? कुछ भी हो सकता है, बताओ ना आपको क्या लगता है, दोनों ने इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया या दोनों ने अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया? तो मैं अब जो बोलने वाला हूँ ये सुन के शायद आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओ। सुनो ध्यान से, यहाँ पर दोनों बीकर अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब आप यहाँ पे सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग तो इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी दोनों को दे रहे हैं, तो दोनों के दोनों बीकर को भी इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए ना। बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर दोनों बीकर लोग ना अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये चीज़ डिपेंड करता है दोनों के हीट कैपेसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है? दोनों के हीट कैपेसिटी पे। तो कंक्लूजन इज कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वल अमाउंट का भी हीट एनर्जी दे दो, बट वो लोग सिर्फ अपने कैपेसिटी के हिसाब से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि हर ऑब्जेक्ट का हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होगा। चलो इसको ना मैं एक अलग एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक टीचर है, लेट्स से मैं ही हूँ, ठीक है। मैं एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और उस क्लासरूम में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
तो वो 25 स्टूडेंट्स को मैं यही टॉपिक समझा रहा हूँ, हीट कैपेसिटी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं हीट एनर्जी 25 स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ, मैं सबको इक्वल तरीके से अज्यूम करके सबको एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सबको एक ही तरह का नॉलेज दे रहा हूँ, बट उसके अंदर कुछ बच्चे होंगे जो पूरी तरह से मैंने जो जो बताया वो सबका सब समझ जाएंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो मैंने बोला वो सबका सब नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बराबर सबको समझा रहा हूँ ना, सबको इक्वल अमाउंट का नॉलेज दे रहा हूँ, बट सबके सब क्या इक्वल अमाउंट का नॉलेज गेन कर पा रहे हैं? नहीं, सब लोग अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो बर्नर है वो क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है दोनों बीकर को, बट जो बीकर है वो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हीट एनर्जी क्या करने वाले हैं, एब्जॉर्ब करने वाले हैं, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। नाउ अब हम लोग ना आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है ना, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर टोटल 3 स्पीयर है, ठीक है। यहाँ पे कितने स्पीयर है? 3 स्पीयर है। ये पहला वाला स्पीयर लेट्स से आयरन स्पीयर है, ठीक है। ये दूसरा वाला कॉपर का स्पीयर है, और ये तीसरा वाला लीड का स्पीयर है, ठीक है। अब ये तीनों स्पीयर को ना मैं इस टब के अंदर डाल देता हूँ। इस टब के अंदर क्या है? इस टब के अंदर वाटर है, और ये ऐसा वैसा वाटर नहीं है, ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस गर्म वाटर है, ठीक है, एकदम हॉट वाटर है, ठीक है। क्या इस गर्म पानी के अंदर मैं तीनों स्पीयर को क्या करता हूँ, डालता हूँ। अब ये तीनों स्पीयर ठंडे होंगे, ठीक है, ये तीनों स्पीयर क्या होंगे, ठंडे होंगे। तो इन तीनों स्पीयर्स को मैं क्या करता हूँ, इस टब के अंदर डाल देता हूँ। तो अब मैं तीनों स्पीयर को इस टब के अंदर डाल दिया हूँ, इस टब के अंदर गर्म पानी है। तो होगा क्या यहाँ पर ये जो स्पीयर्स है ये लोग गर्म पानी के अंदर जाएंगे तो क्या होंगे, ये लोग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। वो जो वाटर है, वाटर का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद ये सबका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं ना इन सबका अंदर इतने टाइम तक डालूंगा जब तक इन सबका टेम्परेचर ना 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो कुछ टाइम बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये तीनों स्पीयर का टेम्परेचर कितना हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कितना हो गया है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि आयरन भी 100 डिग्री सेल्सियस का है, कॉपर भी 100 डिग्री सेल्सियस का है, और लीड भी 100 डिग्री सेल्सियस का है। ये लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक कैसे पहुंचे हैं? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। बट अब मेरा फिर से एक क्वेश्चन है, क्या तीनों ने इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा? तीनों का टेम्परेचर सेम है, बट क्या तीनों ने इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया? चलो ये चेक करने के लिए ना मैं इन तीनों स्पीयर्स को इस वैक्स बेड के ऊपर डाल देता हूँ। ये क्या है? ये वैक्स बेड है। वैक्स बेड यानी कि मोम होता है ना, मोम, हाँ, मोम तो मालूम रहेगा आपको, है ना, वैक्स, है ना। तो मोम का है यहाँ पूरा बना हुआ, ठीक है। तो मैं इन तीनों को ना इस मोम के ऊपर डाल देता हूँ, इस मोम के बेड के ऊपर क्या करता हूँ, डालता हूँ। तो क्या होगा पता है, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा वो उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इस वैक्स बेड के उतना ही अंदर तक जाएगा, ठीक है। और जिसने कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा वो ना उतना ही मतलब ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि किसने कितना हीट एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। चलो चेक करते हैं। तो मैंने तुरंत ही क्या किया पता है, इन तीनों स्पीयर्स को इस वैक्स बेड के ऊपर डाल दिया। तो तीनों को इस वैक्स बेड के ऊपर डालते ही मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो मेरा आयरन, ये देखो ये आयरन वाला दिख रहा है, आयरन वाला जो स्पीयर है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक गया, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक गया। और जो कॉपर वाला था वो आयरन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर तक ही था, और जो लीड वाला था वो सबसे ऊपर ही रह गया, है ना, वो मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है वो ज़्यादा अंदर तक गया, वो ज़्यादा हीट एनर्जी क्या दिया, इस वैक्स को दिया, मतलब उसने उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी क्या किया रहेगा, एब्जॉर्ब किया रहेगा। देखो जिसने जितना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहेगा वो वैक्स पर उतना ही हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, और उतना ही हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो उतना ही अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पर जो आयरन है उसने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, कॉपर ने एज कम्पेयर टू आयरन थोड़ा कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, बट एज कम्पेयर टू लीड बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, इसलिए वो कॉपर से कम अंदर तक गया बट लीड से ज़्यादा अंदर गया, और लीड जो कि सबसे कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था इसलिए सबसे ऊपर रह गया, ठीक है। मतलब तीनों का टेम्परेचर तो सेम था, बट इससे हमें ये समझ में आया कि तीनों ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो अलग अलग था। बोलो ये बात आपको भी समझ में आया क्या? पक्का? ओके। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया, इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हीट को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय
1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं समझा, चलो इसे मैं समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड है, किसको रिक्वायर्ड है, किसी भी यूनिट मास को। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक यूनिट मास है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आयरन स्पीयर है और इसका मास यूनिट है, यूनिट मास है इसका मतलब, यानी इसका मास ना या तो 1 kg होगा या तो 1 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब ये जो स्पीयर है यहाँ पर, ये जो आयरन स्पीयर है, ये एक यूनिट मास है, ठीक है। तो अब इसको ना कुछ हीट एनर्जी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है, इसको कुछ हीट एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। अच्छा, किस लिए, टू रेज द टेम्परेचर, अच्छा अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए। कितना रेज करना है इसको, कितना अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उसके लिए इसने जितना हीट एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिट मास का हो और इसको अगर 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो उसके लिए इसने जितना भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो ये चीज़ क्लियर है क्या? ओके। अब यही चीज़ को ना मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी ध्यान दो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ना आप स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? स्मॉल लेटर सी से। क्लियर रहेगा? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सी से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। नाउ ये m क्या है? m तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का मास होगा। Q क्या है? इधर लिख देता हूँ मैं। Q जो है वो हीट एनर्जी है, जितना भी ये हीट एनर्जी क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है वो। m जो है वो क्या है, इसका मास होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर होगा। क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मेरा मतलब है, अगर पहले कोई ऑब्जेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके बाद उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू किया और फिर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, मतलब उसका सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ओके, चलो अब मैं ना इसी फॉर्मूले से आपको ज़रा सी ये डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको पहले डेफिनेशन नहीं समझा रहेगा तो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। मतलब यहाँ पे मास क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो Q अपॉन मास क्या है, 1 यूनिट है, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है, रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो भी 1 हुआ है, तो यहाँ पे ये भी 1, तो उस टाइम पे ये 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं और Q आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या है, Q आया। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिट मास का है और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी यूनिट है, वो भी 1 है, तो उस टाइम पे जितना भी आपने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वही क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, आपको रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी भी यूनिट मास का, उसी को तो आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके। नाउ यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाटर का सबसे ज़्यादा है, क्या है, 1। तो वापस से अगर मैं फॉर्मूले को बोलूँ तो फॉर्मूला होता है इसका, याद रखना, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे Q जो है वो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जितना भी उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहेगा ऑब्जेक्ट ने वो, C जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और m जो है वो मास है उस ऑब्जेक्ट का, और डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर रहेगा आपको? पक्का? ओके। चलो ऑब्जेक्ट ये सॉरी फॉर्मूला तो आपको समझ में आया। इस फॉर्मूले को ना टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल्स टू, ये C यहाँ पर ये m इंटू डेल्टा टी है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो आप उस फॉर्मूले को इस तरह से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पक्का। अब बात करते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आप इधर ही से समझ सकते हो, अगर आपने ना हीट एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है उसको कैलोरी में मेजर किया है, तो उस टाइम पे जो मास है वो आप हमेशा ना ग्राम में मेजर करना, और टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में ही होगा, तो उस हिसाब से इसका एक यूनिट क्या बनता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने ये हीट एनर्जी को किलो कैलोरी में मेजर किया है,
तो उस टाइम पे आपको जो मास है वो केजी में मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस ही होगा, तो उस टाइम पे इसका एक दूसरा यूनिट भी बनेगा जो कि किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या है, 2 यूनिट बनता है। क्लियर है क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।